ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम मंथन। इसके अंतर्गत सुनिए भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक प्रोफेसर मोहम्मद रेहान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी की तरफ से हमारे पास एक महत्वपूर्ण आंकड़ा नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर आया है और ये आंकड़ा है कि भारत की जो नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता है वो लगभग 200 गीगावाट के पार पहुंच चुकी है। और इसमें भी महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि भारत की जो सौर ऊर्जा की क्षमता है वो भी लगातार बढ़ी है और वो लगभग 90 गीगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है। तो ये दर्शाता है कि जिस तरह से भारत अभी अपने एनर्जी ट्रांजिशन में लगातार आगे बढ़ रहा है, उसमें किस तरह से नवीकरणीय ऊर्जा के जो स्रोत हैं उसको ध्यान में रखते हुए भारत अपनी निर्भरता जो फॉसिल फ्यूल है या दूसरे ऊर्जा के स्रोत हैं उन पर लगातार कम कर रहा है। और आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं कार्यक्रम में कि किस तरह से भारत में लगातार नवीकरणीय ऊर्जा के स्रोतों का इस्तेमाल कर जो पारंपरिक ऊर्जा है या फॉसिल फ्यूल आधारित ऊर्जा है उस पर निर्भरता कम हो रही है, कितना फायदेमंद है न सिर्फ भारत के लिए बल्कि भारत की जो पर्यावरण को लेकर प्रतिबद्धता है उसके लिहाज से, और इसमें सौर ऊर्जा का कितना योगदान है, विशेष रूप से इस बात पर हम आज कार्यक्रम में चर्चा करेंगे। हमारे साथ कार्यक्रम में चर्चा के लिए शामिल हैं प्रोफेसर मोहम्मद रेहान। आप नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी में महानिदेशक हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद कमल जी। एक बहुत बड़ी उपलब्धि इस लिहाज से देखी जा सकती है प्रोफेसर रेहान, जैसे कि हम आंकड़ा देखें तो भारत में जो ऊर्जा उत्पादन की क्षमता है उसमें अब 46% योगदान नवीकरणीय ऊर्जा या रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस का है। ये कितनी बड़ी उपलब्धि है और हम अभी सोलर एनर्जी पर तो आपसे विस्तार से बात करेंगे ही क्योंकि वो भी 90 गीगावाट से ऊपर पहुंच चुकी है ऊर्जा क्षमता। तो कैसे आप इस पूरे परिदृश्य को देख रहे हैं? देखिए, इसमें मैं एक छोटा सा एक बैकग्राउंड ऐड करना चाहूंगा शुरुआत में जी। बिजली की जो इम्पोर्टेंस है आज के समाज में, आप अगर कोई भी आम इंसान में अपने सुबह से लेकर रात तक का जब रूटीन हम देखते हैं तो हम पाते हैं कि ना सिर्फ ये कि हमारी निर्भरता उस पर बढ़ी है या उसका कंजम्पशन बढ़ा है, बल्कि उसकी क्रिटिकलिटी जिसे बोलते हैं वो भी बहुत बढ़ी है। हम कहते तो हैं कि आज का दौर जो है वो इंटरनेट और कंप्यूटर का दौर है, लेकिन असल में वो इंटरनेट और कंप्यूटर भी इलेक्ट्रिसिटी पर ही निर्भर है, आधारित है। तो असल में अगर देखा जाए, मैं अगर ये कहूँ कि ये समाज एक बिजली आधारित समाज बन गया है तो ये कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन उसमें एक दिक्कत थी। दिक्कत ये है कि जो हम कोयला जला के जो बिजली बनाया करते थे, इसको फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो हमारा सबसे बड़ा सोर्स था, तो एक नंबर अगर मैं दे दूं कि अगर मैं 1 यूनिट बिजली बनाता हूँ कोयला जलाने पर तो सीधे 850 ग्राम के आसपास कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन होगा इसका। अब मैं आमतौर पे मैं अपने घर में भी 200-300 यूनिट 400 यूनिट आदमी इस्तेमाल कर लेता है महीने में, तो उससे हम एक अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन। तो जब हमारी बिजली पर, क्योंकि हम एक बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है, डेवलपिंग कंट्री है, तो हमारी बिजली की रिक्वायरमेंट तो है ही, लेकिन अगर हम उस रिक्वायरमेंट को कोयले के आधारित जो हमारा बिजली सिस्टम था उससे पूरा करते तो हम कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन को नहीं रोक सकते थे। और हमने एक हमारे एक नेशनल इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं जिसमें कि हमने कहा है कि हम अपना एमिशन, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग का जो चैलेंज है वो सारा कार्बन डाइऑक्साइड एमिशन का ही मेन फैक्टर है उसमें, तो हमने हमारे ये कमिटमेंट भी है, हम इसमें एक लीडिंग रोल प्ले कर रहे हैं। तो हम एमिशंस को रोकने के लिए हमने ये रास्ता चुना कि हम अपनी ऊर्जा की जरूरत को भी पूरा करेंगे लेकिन एमिशंस को भी रोकेंगे। तो उसमें ये हमारे जिनको कि हम नवीन और नवीकरणीय सोर्सेज बोलते हैं उनका रोल आया। तो इसके ऊपर जो पुश किया गया है, हमारी जो पिछले खासतौर से 10 सालों की स्टोरी है वो रिमार्केबल सक्सेस की स्टोरी है। अगर आपको मैं सिर्फ सोलर का नंबर दूं तो हम 10 साल पहले 2 गीगावाट के आसपास थे, और अगर 10-11 की बात करूं तो हम शायद पूरे देश में हम 10 मेगावाट हमारा सोलर का इंस्टॉलेशन था, और आज की तारीख में हम 90,000 मेगावाट से ऊपर यानी 90 गीगावाट से ऊपर चले गए हैं। ये शायद दुनिया में कहीं भी किसी भी कंट्री ने इतना तेज ट्रांजिशन नहीं किया इन नए सोर्सेज का। तो उसके अलावा हम हाइड्रो में भी हमने तरक्की की है, हम विंड में भी आए हैं आगे, और कुल मिला के आज हम 200 गीगावाट का जो नंबर है उसको हमने क्रॉस कर लिया। तो प्रोफेसर रेहान, इसमें अगर हम बहुत सारे कदम या योजनाओं की बात करें तो उन पर आप क्या कहेंगे? किस तरह से जो सौर ऊर्जा है या जो नवीकरणीय ऊर्जा है उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार ने और संस्थागत स्तर पर इस पे काम किया गया है? क्योंकि हमने देखा कि बीते वर्षों में
पीएम कुसुम जैसी योजना लाई गई, इसमें किसानों को सौर ऊर्जा के उत्पादन का एक मौका दिया गया। इसी तरह से अब पीएम सूर्य घर योजना की खूब चर्चा है, जिसमें रूफटॉप सोलर पैनल लगाकर घर में ही सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे हम जो निर्भरता है, जैसा कि आपने कहा, जो फॉसिल फ्यूल या कोयले की बिजली है उस पर निर्भरता कम करके सौर ऊर्जा पर निर्भरता को बढ़ा सकते हैं। तो जो कदम है, योजनाएं हैं, वो कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं? सोलर एनर्जी एक बहुत नया सोर्स नहीं है, काफी सालों से ये सोलर पैनल से बिजली बनाने का सिस्टम मौजूद था, लेकिन इसकी जो कॉस्ट थी, हाई कॉस्ट एक चैलेंज जी। जो इनोवेटिव पॉलिसीज हमारे देश में अपनाई गई, जिनसे कि शुरुआत में इंडस्ट्री को सपोर्ट किया गया और कोशिश की गई कि एक्सेप्टेंस आए। जब एक्सेप्टेंस आया तो फिर बड़े प्रोजेक्ट्स हुए, फिर इकोनॉमी ऑफ स्केल जिसे बोलते हैं, उससे कॉस्ट कम हुई। तो ये एक बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, जहाँ पे कि अच्छी पॉलिसीज, इंडस्ट्री और गवर्नमेंट और अदर ऑर्गेनाइजेशन, इनका सबका एक कोलैबोरेशन, कोऑर्डिनेटेड एफर्ट, उन इनोवेटिव पॉलिसीज से हमने, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ जो जिस तरह के टेंडर्स की नए इनोवेटिव किए गए, दूसरे कंट्रीज भी आज हम उनको अडॉप्ट कर रहे हैं। तो हम इसमें कामयाब हुए कि सोलर एनर्जी को हमने अफोर्डेबल किया, और अफोर्डेबल भी ऐसा हो गया कि आज की तारीख में जो हमारा कन्वेंशनल सोर्सेज हैं उनमें और सोलर एनर्जी की कॉस्ट में कोई बहुत खास फर्क नहीं है। अब इसी तरह से जो हमारी स्कीम्स हैं, अलग अलग स्कीम्स चली हैं, बड़े सोलर पार्क्स चली थी जिसमें बड़े बड़े प्लांट्स लगाए गए, जिसमें कि सपोर्ट दिया गया, एक गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के लिए अलग स्कीम आई, दूसरे सेक्टर्स के लिए अलग स्कीम आई। तो इन्हीं स्कीम्स की सिलसिले में एक स्कीम पीएम कुसुम है, जिसमें कि आइडिया ये है कि जो वाटर पंपिंग है उसको सोलराइज करना है। तो आइडिया है कि डीजल का रोल वहां से कम करते हुए खत्म हो और किसानों को जो पंपिंग की जरूरत है, वाटर पंपिंग की, वो सोलर से पूरा हो। उसके 3 कंपोनेंट हैं। एक कंपोनेंट में तो किसान अपनी जमीन पर अगर चाहे तो प्लांट लगा के बिजली बेच सकता है। दूसरा कंपोनेंट है जिसमें कि हम सोलराइज, यानी कि हम सोलर पैनल, सोलर ऊर्जा से चलने वाले पैनल किसान को दिए जाएं। गवर्नमेंट फाइनेंशियल सपोर्ट है, स्टेट का भी है और सेंटर का भी। जी। तीसरे में जो ऑलरेडी पंप हैं लगे हुए, उनको सोलराइज किया जाए। उसमें फीडर लेवल सोलराइजेशन भी है और पंप लेवल सोलराइजेशन। तो ये एक, क्योंकि एग्रीकल्चर हमारा एक इम्पोर्टेंट सेक्टर है, उसको सोलराइज करने के लिए ये स्कीम है। और इधर पिछले 1-2 सालों में इसने पिकअप भी अच्छा किया, बी और सी कंपोनेंट में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। दूसरी स्कीम, साल के शुरू में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक स्कीम लॉन्च की, पीएम सूर्य घर योजना, जिसके तहत 1 करोड़ घरों की छतों पर सोलर प्लांट्स लगने हैं। और जब से ये स्कीम, क्योंकि जब से पीएम साहब ने इसके साथ अपना नाम एसोसिएट किया, तो रूफटॉप सोलर में भी एक बहुत ही ज्यादा अवेयरनेस भी है, एक बज है, और जो इसके रजिस्ट्रेशन है वो बड़े हाई नंबर में हुए हैं। तो इसमें भी क्या है कि गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी है, अच्छी सब्सिडी है कंज्यूमर्स के लिए, और ग्रिड कनेक्टेड मोड कहलाता है जिसमें वो प्लांट लगते हैं, उसमें भी वो भी बहुत बेनिफिशियल है, आप मतलब बिजली का बिल बचाने में भी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन में भी। सोलर पीवी मॉड्यूल्स हैं, उसके उत्पादन को लेकर प्रोत्साहन दिया जा रहा है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत, जिससे कि जो उद्योग हैं वो भी सामने आए। और जैसा कि आपने कहा कि अब जो हाई कॉस्ट थी उसको दूर करने के लिए भी ऐसी कोशिशें हैं, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखिए, इसमें यह है कि कोशिश ये कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, यानी पूरी चेन में, कि हम सोलर पैनल्स अगर यूज कर रहे हैं बिजली बनाने के लिए, तो पैनल भी हमारे देश में बनाओ। उसके ऊपर जो आपने जो कहा पीएलआई स्कीम, उसी के ऊपर है। उसमें एक अप्रूव्ड लिस्ट ऑफ मॉड्यूल मैन्युफैक्चरर्स, ALMM स्कीम है, जिसके तहत लोग मॉड्यूल जो कंट्री में बन रहे हैं उन्हीं को प्रोत्साहन दिया जा रहा है। और हमारा जो इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी, वही उसकी टेक्निकल इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। इसी तरह से जो एक इसमें पीएलआई स्कीम है, जिसके तहत जो देश में जो बनाएंगे सेल और मॉड्यूल, उनको सपोर्ट कर रही है गवर्नमेंट। एक्चुअली इसके 4-5 स्टेजेस हैं सोलर पैनल बनने के, सेल से लेकर आगे। तो उसमें जो कंप्लीट चेन लगाएगा उसको ज्यादा सपोर्ट है कंपेयर टू जो कम स्टेजेस लगाएगा। तो आइडिया ये है कि हम आत्मनिर्भरता की तरफ बढ़े इसमें फर्स्ट स्टेज से, तो वो पीएलआई स्कीम है। प्रोफेसर रेहान, भारत का लक्ष्य है कि 2030 तक हम अपनी नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता को 500 गीगावाट से भी ऊपर ले जाएं, यानी जो अभी 200 गीगावाट से है, ज्यादा हम लक्ष्य को हासिल कर चुके हैं, उससे दोगुनी से ज्यादा हमें तरक्की करनी है अगले
लगभग 6 साल में। तो किस तरह से हम इस लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं? और क्योंकि कहा जा रहा है कि इसमें सौर ऊर्जा का सबसे बड़ा योगदान होने वाला है, जो कि हम देख भी रहे हैं आंकड़ों के माध्यम से, तो किस तरह से आने वाले समय में हम सौर ऊर्जा को और ज्यादा उसका दोहन कर सकते हैं और ज्यादा उससे फायदा उठा सकते हैं? जैसे आपने कहा ये 500 गीगावाट हमारा पंचामृत टारगेट का पार्ट है, जो ग्लासगो में ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने डिक्लेयर किया था। तो 500 गीगावाट जो हम टारगेट है, उसमें करीब करीब 300 गीगावाट, 290 से 300 वो सौर ऊर्जा का होना है, 100 के करीब विंड का होगा, और बायो एनर्जी करीब 15 रहेगा, हाइड्रो 70 प्लस रहेगा, 70-80 के बीच में। तो इस तरह से हमारे जो टारगेट्स हैं वो ये हैं। लेकिन जो हमारे प्रोग्रेस है उससे ये बिल्कुल क्लियर है कि वी आर ऑन ट्रैक, मतलब हम इसको 2030 के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। सोलर में ही अकेले बड़े पैमाने पे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है। जो डेटा में बोलूं तो करीब 100 गीगावाट के आसपास ऐसे प्रोजेक्ट्स होंगे जो ऑलरेडी अंडर इम्प्लीमेंटेशन है, और एक बड़ा नंबर, ऑलमोस्ट उतना ही नंबर भी अंडर कंसीडरेशन है या डिफरेंट स्टेज में। इसी तरह से और सेक्टर्स में भी हमारे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो चल रहे हैं, और हम अभी तक हमने जितने भी क्लाइमेट से रिलेटेड टारगेट सेट किए वो सब हमने बिफोर टाइम अचीव किए हैं। और ये बात बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे कही गई है कि मेजर कंट्रीज में हम अकेले हैं जो अपने टारगेट्स को मोस्टली मीट कर रहा है क्लाइमेट रिलेटेड टारगेट से। तो उसी में 500 गीगावाट का टारगेट भी मुझे लगता है कि हम लोग इसको जरूर पूरा करेंगे। हो सकता है कि इसको एक्सीड भी कर जाए। इसके अलावा हम अगर ऊर्जा क्षमता की अगर बात करें तो भारत में कई राज्य बड़ी तेजी से सौर ऊर्जा के मामले में काम कर रहे हैं, जैसे कि हम देखें तो राजस्थान, गुजरात, कर्नाटक। आपको क्या लगता है कि सौर ऊर्जा के लिए जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ज्यादा निर्भर करती है, या भारत में हम जो ज्यादा धूप वाले इलाके हैं उनका ज्यादा से ज्यादा दोहन कैसे कर सकते हैं, और कैसे आगे आने वाले समय में इसके दोहन की योजना है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा हम सौर ऊर्जा क्षमता को और ज्यादा बढ़ा सकें? इसमें एक तो इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो ये सोलर पीवी जो टेक्निक है, ये सोलर फोटोवोल्टेक, इसमें जो जनरेशन है इलेक्ट्रिसिटी का वो हीट से नहीं है, इट इज एक्चुअली बेस्ड ऑन लाइट। अगर बहुत हाई टेम्परेचर भी नहीं है या बहुत ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा हॉट क्लाइमेट होगा तो बेटर होगा, इट इज ऑन लाइट, सोलर लाइट अवेलेबल है, इट कैन जनरेट। हाँ, उसका लेवल वेरी कर सकता है कि वो लाइट कितने लेवल की है, तो जनरेशन उसी के अकॉर्डिंग कम ज्यादा हो सकता है। दूसरी बात ये कहा जाता है कि जिस एरिया में 300 सनी डेज हो वो आइडियल है फॉर सोलर सिस्टम। तो हमारे देश में ज्यादातर ऐसी जगहें हैं जहाँ पे कि जो सनी डेज हैं वो 300 या उससे ज्यादा। इसमें क्या है कि कुछ राज्यों में कुछ ज्यादा आगे हैं, कुछ में थोड़ा, तो उसमें बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन की अवेलेबिलिटी पे भी डिपेंड करता है कि कहाँ पे किस तरह से बने। लेकिन अब जो सेकंड फेज में इसको बोलता हूँ, जब हम रूफ टॉप को और पुश कर रहे हैं, तो ये रूफ टॉप तो मोस्टली मोर और लेस हमारे ज्यादातर स्टेट्स में एक जैसा कामयाबी है इसके लिए। तो हम इसको आने वाले टाइम में और देखेंगे कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा ये छोटे सिस्टम जो होंगे ये। और तीसरी बात, हमें एक और बेनिफिट है, हमारी ग्रिड जो है हमारे देश की वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग ग्रिड्स में से है दुनिया की। और ग्रिड का मतलब ये है कि एक पार्ट से दूसरे पार्ट में हम इलेक्ट्रिसिटी को ट्रांसफर कर सकें। दूसरे क्या है कि हमारे यहाँ जो ज्योग्राफिकल डाइवर्सिटी है उसकी वजह से लोड वेरिएशन भी है। कहीं पे जनरेशन के लिए बहुत अच्छा टाइम है तो कहीं कंजम्पशन चाहिए, तो वी कैन ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। तो ये सारे कॉम्बिनेशन हमारे लिए सोलर एनर्जी के लिए हमें बहुत सूटेबल जगह बनते हैं हम लोग। उसी तरह से हम आप देख रहे हैं कि हमारे देश में सोलर एनर्जी मेजर सोर्स बनने की तरफ बढ़ रहा है। रिन्यूएबल सोर्सेज में तो ऑलरेडी वो सबसे बड़ा सोर्स हो गया है, लेकिन ओवरऑल आने वाले कुछ दशकों में आप पाएंगे कि सोलर एनर्जी हमारा सबसे मेजर कंपोनेंट होगा इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। जिस तरह से बीते वर्षों में भारत ने नवीकरणीय ऊर्जा को लेकर लीड ली है, आने वाले समय में भी ये नेतृत्वकारी भूमिका भारत की दुनिया में जारी रखने की हम अपेक्षा रखते हैं। और जिस तरह से भारत ने अपने घरेलू जरूरतों को पूरा करने के जो टारगेट्स रखे हैं, उसके साथ साथ पर्यावरण सुरक्षा को लेकर या कार्बन एमिशन को कम करने के जो टारगेट्स रखे हैं, उसमें निश्चित रूप से सौर ऊर्जा और नवीकरणीय ऊर्जा का भारत का इस्तेमाल आगे आने वाले समय में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद प्रोफेसर रेहान, आप कार्यक्रम में जुड़े और आपने नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता और खासतौर पर सौर ऊर्जा की क्षमता के बारे में विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। थैंक यू सो मच कमल। अभी आप सुन रहे थे भारत में नवीकरणीय ऊर्जा के विकास और संभावनाओं पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान के महानिदेशक
प्रोफेसर मोहम्मद रेहान और आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।